हेलो एवरीवन। लोग कैसा होता है, कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिसको ना बड़ा मतलब घिनी नज़र से देखते हैं, जैसे छी करेंगे, छी ये कोई टॉपिक है क्या, इस पे कोई बात हो सकती है क्या। उनमें से एक टॉपिक है जिसको बोलते हैं हम सेक्स एजुकेशन। अब सेक्स एजुकेशन अगर मैं मेरे घर वालों के सामने अगर बोल दूँ ना, अगर मैंने ये वर्ड यूज़ कर लिया तो ऐसा देखते हैं मुझे, पता नहीं जैसे मैंने उनकी किडनी मांग ली है और मैंने उनको बोला है कि आप अपनी किडनी दान कर दो, प्रॉपर्टी दान कर दो। तो ऐसा कुछ घिना नहीं होता है। देखो, हर चीज़ एक एजुकेशन का पॉइंट होता है। अगर आप महाभारत पढ़िए, आप रामायण पढ़िए, आप किसी उपनिषद को पढ़िए, आप कुरान शरीफ पढ़िए, आप बाइबल पढ़िए, भगवद गीता पढ़िए, गुरु ग्रंथ साहिब पढ़िए, आप किसी को भी पढ़ते हैं तो आपको नॉलेज मिलता है। और हमारे हर ग्रंथों में और हमारे जितने भी एंशिएंट लिटरेचर्स है, हम किसी भी कास्ट में बोले या किसी भी रिलीजन में बोले, तो सेक्स इज़ अ पार्ट ऑफ योर लाइफ। तो उस पर बात करने में कोई शर्म की बात नहीं होनी चाहिए, कि इतना ऑफेंड फील नहीं होना चाहिए कि आपने सेक्स की बात करी तो बहुत गलत हो गया। और उसके लिए एजुकेट होना ये कतई ख़राब नहीं है, ठीक है। तो कुछ पॉइंट्स पहले हम एलॉबरेट करते हैं। सेक्स एजुकेशन इज़ एन एसेंशियल पार्ट ऑफ द स्कूल सिस्टम। सबसे पहले बात ये चीज़ ना स्कूल से शुरू होनी चाहिए। हम लोग बोलते हैं कि हमारे देश में बहुत सारे रेप के केसेस होते हैं। क्यों होते हैं? हम बच्चों को कभी ये चीज़ समझाते ही नहीं है। और जिस एज में वो चीज़ ये समझनी चाहिए ना, उस एज में हमको इतना दबा देते हैं इन चीज़ों से कि उसको जानने की उत्सुकता में वो गलत चीज़ें कर बैठते हैं। अब कोई रेपिस्ट किसी के पेट से, माँ के पेट से रेपिस्ट बन के पैदा नहीं होता। लैक ऑफ नॉलेज ये उसको इस चीज़ में डाल देता है, जिसके कारण वो ये शब्द से एसोसिएट हो जाता है। तो यहाँ पे आगे बात करेंगे, प्रिपेयर स्टूडेंट्स टू अंडरस्टैंड द एवर इवॉल्विंग चेंजेस इन देयर बॉडीज़। आपकी बॉडी में क्या चेंज होता है? देखो, बायोलॉजिकली आपको कोई शर्म की बात नहीं है। बायोलॉजिकली पढ़ते हो ना कि मेरी बॉडी में ये चेंजेस होते हैं, तो उसमें शर्म की क्या बात है भाई? सबकी बॉडी में चेंज होते हैं, कोई शर्म की बात नहीं है। और टीचर्स को भी कोई शर्म नहीं होनी चाहिए ये बात समझाने में। बायोलॉजी हमारा सब्जेक्ट है, हम उसको डेप्थ में पढ़ते हैं। कई सारे लोग उसको पढ़ते हैं, कई सारे लोग उसे पढ़ना पसंद नहीं करते। कई सारे लोग बोलते नहीं ये ठीक नहीं है। घर वालों से पूछो तो घर वाले तो बताना ही पसंद नहीं करते, पता नहीं उन्हें किस बात की शर्म है। तो अगर आपको शर्म है, मैं घर वालों से ये पूछता हूँ, अगर आपको इतनी शर्म है तो फिर आपने हमको पैदा कैसे किया? हवा में? आपने भी तो कुछ ना कुछ किया होगा ना। लोग शादी करते हैं, बैंड बाजा बारात बजाते हैं, ठीक है, बैंड लेके मतलब बारात लेके दूल्हा आता है और दुल्हन वाले बाकायदा बिल्कुल लड़की के लिए बिल्कुल सब कुछ पार्टी अरेंज करेंगे, रिसेप्शन, ग्रैंड रिसेप्शन, मतलब डेस्टिनेशन वेडिंग होती। आप सामने वाले को क्या बता रहे हो? आप यही बता रहे हो ना दैट टुनाइट यू विल बी हैविंग सेक्स एंड यू विल बी मेकिंग बेबीज। तो इसमें शर्म की क्या बात है बॉस? जब शादी करने शर्म नहीं आती, तो बच्चे पैदा करने आपको शर्म नहीं आती, तो फिर बच्चों को उसके बारे में बताने में शर्म क्यों आती? या तो आप बता दीजिए, नहीं तो फिर हम टीचर्स बता देते। और फिर हमारा बताने का तरीका बड़ा टेक्निकल होता। वो आपसे आके टेक्निकल क्वेश्चन पूछेंगे तो आप उनको प्रैक्टिकल क्वेश्चंस बताओगे। तो यहाँ पर बात यही होती। नाउ हेल्पिंग देम टू गेट अ बेटर प्रिपेयर्ड फॉर द ग्रोइंग चेंजेस एंड द इफेक्ट्स ऑफ वंस फिजिकल एज वेल एज मेंटल हेल्थ। देखो, मेंटल इशू बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मेंटल हेल्थ बहुत इशू होती है। आपकी फिजिकल हेल्थ तब आपका साथ देती है जब आप मेंटली बैलेंस हो। अगर आप मेंटली बैलेंस नहीं है बच्चों, तो क्या होता है, आपकी फिजिकल हेल्थ आपका साथ नहीं देगी। आपकी बॉडी में क्या चेंजेस हो रहे हैं ये जानना आपका अधिकार है, और इसके बारे में समझना ये ज्ञान है। तो कभी भी सेक्स एजुकेशन को घिनी नज़रों से ना देखिए, उसको सही तरीके से समझिए। चलिए और पॉइंट्स को ऐड करते हैं। मैं कुछ और पॉइंट्स ऐड कर देता हूँ जो मैंने बनाए आपके लिए। ट्रेसिंग द एवोल्यूशन ऑफ सेक्स एजुकेशन पॉलिसीज़ इन इंडिया। अब इंडिया में सेक्स एजुकेशन पॉलिसीज़ बताता हूँ, ये बहुत कम लोग जानते हैं, ये मैं आज आपको बता रहा हूँ। आप चाहे तो इस डेटा को सर्वेलेंस डेटा के तौर पे नेशनल लेवल पे नेशनल पॉपुलेशन चेक में चेक कर सकते हैं। इसमें साफ लिखा हुआ द नेशनल पॉपुलेशन एजुकेशन प्रोजेक्ट, दैट इज NPEP। फिर रिपीट कर रहा हूँ, नेशनल पॉपुलेशन एजुकेशन प्रोजेक्ट, नेशनल पॉपुलेशन एजुकेशन प्रोजेक्ट। अगर इस पे सही तरीके से काम किया गया होता तो आज हम 145 करोड़ नहीं होते, ठीक है। It was stated in 1987. I was born in 1981. Many of my friends were born in 1981. Between 1985, this was the regulation which was passed in 1987. That means sex education के ऊपर हमारा emphasis बहुत पहले से था। हमने कभी ब्रॉड थिंकिंग से सोचा ही नहीं, हमने वो संकुचित मानसिकता से सोचा, जिसके कारण हमारा आज भी हमारे देश में सबसे ज़्यादा छेड़खानी के केसेस और रेप के केसेस है, ठीक है। नाउ what does it say? United Nations Fund for the Population Activities has supported our India's project regarding National Population Education Project. तो ये फॉरेन से पैसा आता है, तो ये जाता कहाँ है पैसा? अगर आपके एजुकेशन करिकुलम में सेक्स एजुकेशन नहीं है, उससे रिलेटेड कोई चैप्टर नहीं है, तो फिर ये पैसा गया कहाँ? ये पैसा इसलिए रखा जाता है कि जो लेटेस्ट रिसर्च रहती है वो बच्चों को पढ़ाई जाए और बच्चों को जागरूक किया जाए कि आगे जाके कोई गलत कदम ना उठाए, कोई भी ऐसा कदम ना उठाए जिससे आप
लॉ की नज़रों में गुनहगार कहलाए। मगर ये लैक ऑफ सेक्स एजुकेशन होता है जो ये सब चीज़ों को आगे जन्म देता है। ठीक है, अब सबसे बड़ा क्वेश्चन, व्हाट इज द राइट एज फॉर सेक्स एजुकेशन इन इंडिया? मैं फॉरेन कंट्री की बात नहीं करूंगा, अमेरिका की तो बात छोड़ दो, आप दूसरी कंट्रीज की बात छोड़ दो, वी आर टॉकिंग अबाउट इंडियन, बिकॉज आई एम एन इंडियन, तो मैं इंडिया की बात करूंगा। प्री टीन्स, दैट इज 9 to 12 years, this is the right age to tell them what is bad touch and what is good touch। क्या होता है बैड टच और क्या होता है गुड टच, ये बच्चों को 9 साल से 12 साल के बीच में पता चल जाना चाहिए, क्योंकि 13वें साल से या 12वें साल से उनके हार्मोनल चेंजेस होते हैं जो या तो इन्हें ये चीज़ें जानने में इतना उत्साहित कर देते हैं कि ये गलत कदम उठा लेते हैं, या तो ये इतना ज़्यादा इनको क्या बोलते हैं ट्रॉमा में डाल देते हैं कि ये अपने आप को, खुद को, अपनी बॉडी को समझ नहीं पाते और अपने चेंजेस से इनको अजीब सा व्यतीत होने लगता है। Now, the basic and about a safe sex and contraception and should be on a basic information about pregnancy and sexual transmitted infection। ये STDs के इन्फेक्शंस के ऊपर हमें ना 10th से लेके 12th के बीच में पढ़ाया जाता है। एक्चुअली बोला जाए तो आप थोड़ा सा ध्यान देंगे अगर, तो एक बच्चा 14 से 16 साल में 10th पास करता है। तो अगर मैं ध्यान से देखूँ तो वो तकरीबन 16 साल अगर 10th में है तो 9th में रहेगा वो करीबन 13 साल का, और 8th में रहेगा वो 11, फिर 12, मतलब 7th 8th से बच्चे को ये एजुकेशन स्टार्ट हो जानी चाहिए। बट हमारे एजुकेशन करिकुलम में कहीं से भी 7th 8th में नहीं, इसे इंक्लूड किया गया 9th और 10th में। गनोरिया, साइफिलिस, ये सब बीमारियां जो इंक्लूड की गई है, इसके बारे में जो डिटेल स्टडी इंक्लूड की गई है, दिस इज इंक्लूडेड एट द एज ऑफ 7th स्टैंडर्ड। मतलब आप ये 7th स्टैंडर्ड में होना चाहिए, मगर ये 10th में आप इंक्लूड करें, मतलब कितना लेट कर रहे हो बॉस, आप समझो इस बात को। तो बच्चों के करिकुलम उस तरीके से, चाहे CBSE का लेवल का हो या स्टेट लेवल का हो, उस तरीके से डिज़ाइन करना चाहिए कि बच्चों में ये पहले से ये सब चीज़ें समझ में आ जानी चाहिए, जिससे वो एक बार एडोलसेंस एज में पहुंचे या टीनेज में पहुंचे तो ये गलत कदम या गलत चीज़ें ना करे और गलत भ्रांतियों में ना पड़े कि किसी ने ऐसा बता दिया और ऐसी ही होता है। बच्चे, आप सब लोग जानते हो अच्छे से, बायोलॉजी में आपने रिप्रोडक्शन चैप्टर पढ़ा है, 2 फूल टकराने से बच्चे पैदा नहीं होते। वो कैसे होते हैं आप अच्छे से जानते हैं। 2 टाइप के इंटरकोर्सेज होते हैं, 2 टाइप के होते हैं रिप्रोडक्शन, एक होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसके बारे में मुझे आपको ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आप पढ़े हुए हो। तो अगर आपको कोई बोलता है कि 2 फूल टकराने से, 2 सलाख टकराने से और 2 झंडे टकराने से या 2 लोगों के टकराने से बच्चा पैदा होता है, ऐसा नहीं होता बेटा। वो गानों में अच्छा लगता है कि 2 फूल टकराए और बाद में पता चला हीरो हीरोइन के पास में गोद में एक बच्चा बैठा हुआ है। प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता। प्रैक्टिकली सेक्स एजुकेशन हमको बताता है कि हम स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से इवॉल्व हुए और किस तरीके से हम रिप्रोड्यूस करते हैं। तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। अब यहाँ पे एक बहुत बड़ा पॉइंट दिया है, इन विच कंट्रीज सेक्स एजुकेशन इज मैंडेटरी। देखो, हम तो बोलते हैं वेस्टर्न कंट्रीज बहुत डेवलप है और वेस्टर्न कंट्रीज़ में सेक्स एजुकेशन बच्चों को सिखाना नहीं पड़ता, वो सेक्सुअली बहुत अवेयर रहता है। और ये सच बात है, ये गलत बात नहीं है, क्योंकि वहाँ पे ना रोक टोक नहीं करते। हमारे यहाँ जैसे कहते हैं ना, इससे बात मत कर, उससे क्यों बात कर रही थी, इससे क्यों बात कर रहा था तू, ऐसा नहीं, बात सबसे करने दो। बात करने से कुछ नहीं होता बॉस, बात करने से आप अपने विचारों को व्यक्त करते, उस विचारों से आपको क्वेश्चंस मिलते, वो क्वेश्चंस आप अपने टीचर या अपने घर वालों से या किसी क्लोज रिलेटिव या अपने सिबलिंग्स हो गए, भाई बहन हो गए, जिनसे आप खुल के बात करते हैं, आप उनसे वो बात कर सकते। अन्यथा आपके मन में जो क्वेश्चंस रहेंगे ना, वो क्वेश्चन धीरे धीरे भ्रम में कन्वर्ट हो जाते हैं, और एक बार भ्रम कन्वर्ट हो गया तो आप गलत निर्णय ले लेते। तो एक कंट्री है जहाँ पे सेक्स एजुकेशन को इम्पॉर्टेंट किया गया है, स्टार्टिंग से बता रहा हूँ, हमारी एक नेबरिंग कंट्री है जिसका नाम है नेपाल। नेपाल सेक्स एजुकेशन इज मैंडेटरी इन स्कूल फ्रॉम 7th स्टैंडर्ड, मैंडेटरी। आपको किसी भी धर्म के आप रहे, आपको अच्छा लगे ना लगे, आपको पढ़ना पड़ेगा। इन जापान सेक्स एजुकेशन इज मैंडेटरी फ्रॉम द एज ऑफ 10 ईयर्स, 10 साल की एज से वहां पर कंपलसरी है। और 11 मेनली कवरिंग बायोलॉजिकल टॉपिक्स सच एज मेंस्ट्रुएशन एंड इजैकुलेशंस। ठीक है, सुन के बहुत अजीब लग रहा हूँ आज कई सारे पेरेंट्स को कि नायडू सर को आज हो क्या गया। भाई मैं क्या करूँ, मेरे दोस्त ने बहुत अच्छा टॉपिक दिया, गलत टॉपिक नहीं दिया। वो चाहता है कि ये सब बातों पे लोगों को पता चले और अवेयरनेस फैलाने में कोई दिक्कत नहीं है। मेरे वीडियो से ज़्यादा लोग अवेयर नहीं होते, पिस्ड ऑफ हो जाते हैं, वो चलता है, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे आदत है। कम से कम कुछ तो पहुँच रहा है आपके दिमाग में, भले एक थॉट ही मेरा पहुँच जाए वो काफ़ी है। इसके बाद क्या होता है कि इन श्रीलंका सेक्स एजुकेशन ट्रेडिशनली कंसिस्ट्स टू बी द रीडिंग इन रिप्रोडक्शन सेक्शंस ऑफ द बायोलॉजी टेक्स्ट बुक्स। अब थोड़ा सा श्रीलंकन पैटर्न और इंडियन पैटर्न सेम है, बायोलॉजी के चैप्टर्स में इसको इंक्लूड किया गया, मगर एक सेक्स एजुकेशन करके सेपरेट करिकुलम और एक सब्जेक्ट बनाया गया है जापान में और नेपाल में। तो जब हमारी नेबरिंग कंट्री इतनी छोटी सी है, वो कर सकती है, तो हम कितनी वास्ट कंट्री है, हम कितने सारा मतलब एक
एक अच्छा इतिहास रखते हैं बॉस, तो इतिहास को क्यों अपने हाथ से कचरा करते? क्यों फॉरेनर्स जाके इंडिया से बोलते कि इंडिया के लड़के वहाँ की लड़कियों को छेड़ते? अब छेड़ते इसलिए क्योंकि बचपन से समझ में नहीं आया ना कि छेड़खानी और अप्रोच में डिफरेंस क्या है। तो छेड़खानी और सही अप्रोच में डिफरेंस के लिए उनको एजुकेट करना ज़रूरी है। अब यहाँ पे एक मैंने आपको एज बता दी। एक चीज़ है यहाँ पर, वॉट शुड अ 13-year-old child should know about sex। ठीक है, while you generally want to minimize the lectures, teens need to talk about the birth control and sexually transmitted। देखो, टीन्स को ना बात करना चाहिए आपस में, लड़कियां हो या लड़कियां हो, कोई गलत नहीं है। आप पढ़ाई की बात कर रहे हैं, आप एक एजुकेट हो रहे हैं, आप मानसिक तौर से स्थिर हो रहे हैं, इसमें कोई अस्थिरता नहीं है। लोग जो बोलते हैं ना, छी छी कैसी बातें कर रहा है, लड़का बिगड़ गया, अरे बिगड़ा नहीं है भाई, बिगड़े ना इसलिए वो चीज़ों को समझ रहा है। आप समझा नहीं सकते तो एटलीस्ट उसको रोको मत, वो समझ लेगा कहीं से जाके, कोई टीचर से बैठ के समझ लेगा, अपनी बुक से समझ लेगा, इंटरनेट से समझ लेगा। आप समझा नहीं सकते हो तो आपको रोकने का भी कोई अधिकार नहीं है। आप उसको हतोत्साहित मत करो, वो चीज़ समझना चाहता है, वो सीखना चाहता है, वो समझना चाहता है कि ये सब चीज़ें होती क्या है, उसे मालूम होना चाहिए। ठीक है। इट इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट टू द फ्रिक्वेंटली डिस्कस कंसेंट्स। अब कंसेंट्स के ऊपर आपको बहुत बात करना पड़ता है कि इसमें कैसे म्यूचुअल कंसेंट्स होते हैं, कैसे एक्स्ट्रा कंसेंट्स होते हैं, कैसे लीगल पॉइंट्स होते हैं। ये चीज़ें बच्चों को मालूम होनी चाहिए। अगर बच्चे को इसका लीगल पॉइंट मालूम रहेगा तो बच्चा कभी गलत निर्णय नहीं लेगा। हमारे देश में रेप जैसी घटनाएं खत्म हो जाएगी। रीज़न ये, सब अवेयर हो जाएंगे। पर क्या हम लॉ पॉइंट जानते ही नहीं है, वो बहाव में हम बह जाते हैं। ठीक है। एक पॉइंट और ऐड करता हूं आपके लिए। व्हाट इज द रेलेवेंस बिटवीन सेक्स एजुकेशन इन इंडिया? रेलेवेंस क्या है? रेलेवेंस है टू गेट स्टेबल थॉट्स। बस मैं इतना बोलूँगा। अब स्टेबल थॉट क्या है ये आप लोग समझ सकते हैं, पेरेंट्स भी समझ सकते हैं, बच्चे भी समझ सकते हैं, अच्छे एजुकेटर्स भी समझ सकते हैं। जो लोग मुझसे इस वीडियो से मतलब कन्विंस नहीं होते हैं तो मैं उनके लिए ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता। मैं सिर्फ इतना बोल सकता हूँ कि आपको बदलाव को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। आज का ज़माना है बच्चों के साथ बैठ के बात करना, बच्चों को समझाना, गलत रास्ते पे ना जाने के लिए। और जो मेरे इस वीडियो से एग्री करते हैं वो बेशक ये बात जानते होंगे कि जो पॉइंट्स मैंने कवर किए ये मेरे बनाए हुए पॉइंट्स नहीं है, मैंने ये पॉइंट्स निकाले हुए हैं रीसेंट रिसर्च से। तो जो रीसेंट रिसर्च है, जो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड रिसर्च है, WHO रिकॉर्ड्स है, नेशनल पॉपुलेशन एजुकेशन प्रोग्राम के जो रिकॉर्ड्स है, ठीक है, इसके तहत ये सारे रिकॉर्ड्स बताए गए और ये सारे नॉर्म्स हर स्कूल को फॉलो करने पड़ते हैं, हर करिकुलम में फॉलो करना पड़ता है। तो बदलाव अगर किसी करिकुलम में लाना है तो सबसे पहले बदलाव लाना पड़ेगा हमें हमारे दिमाग में। हमारी जो मेंटालिटी है ना, हमारी मेंटालिटी को ना हमको थोड़ा सा प्रोग्रेसिव बनाना पड़ेगा। हमारी मेंटालिटी अभी भी ना वो कुएँ के मेंढक की जैसी है। ये जो छी छू ये जो वर्ड्स यूज़ होते हैं ना, ये बोलना बंद करना पड़ेगा और खुल के बात करना पड़ेगा अपने बच्चों के साथ। मैं मेरे बेटे के साथ खुल के बात करता हूँ, मैं उसे समझाता हूँ, बेटा ये कोई हवा में होती नहीं है चीज़ें, ये आप जो पढ़ रहे हो, जो मैं आपको चैप्टर पढ़ा रहा हूँ, ये चैप्टर में इस तरीके से होता है, तो इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। भाई हमारे बच्चों को भी तो समझ में आए कि भाई एजुकेशन क्या होता है। एजुकेशन का मतलब सिर्फ डिग्री लेना नहीं होता, एजुकेशन का मतलब होता है एक बच्चे का कैरेक्टर डेवलप करना। तो आप उसको सही चीज़ सिखाइए और उसके अंदर कोई भ्रम है तो उस भ्रम को दूर कीजिए ज्ञान के प्रकाश से। इसके साथ मैं यही बोलूँगा। नरेश भाई बहुत बहुत थैंक यू अच्छा टॉपिक देने के लिए। अभी और टॉपिक्स पे बात करूँगा मगर एक दिन में एक वीडियो, कारण क्या है थोड़ा सा काम रहता है यहाँ पर, तो जैसी फुर्सत मिलती है नेक्स्ट टॉपिक पे करता हूँ। नेक्स्ट टॉपिक सौरभ भाई तुम्हारा कवर करूँगा, तुम बहुत दिन से मेरे पीछे पड़े हो तो मैं तुम्हारे टॉपिक्स कवर नहीं कर पा रहा, पर मैं फीफा के बारे में नहीं बोल पाऊँगा भाई, क्योंकि मुझे फुटबॉल का बिल्कुल ज्ञान नहीं है और जिस चीज़ पे ज्ञान नहीं है उस पर बात करना सही नहीं है, क्योंकि मैं फुटबॉल खेलता नहीं हूँ। मैंने बचपन में फुटबॉल खेलने की कोशिश की थी तो मैं दौड़ते दौड़ते फुटबॉल खेल रहा था, मेरी दोनों टांगें फंस गई और मैं मुँह के बल गिर गया और सामने वाला फुटबॉल लेके चला गया। तो मैं उस बारे में मैंने तब से खेलना बंद कर दिया। तो मुझे फुटबॉल में एक्चुअली प्रैक्टिकली उतना नॉलेज नहीं है और इंटरेस्ट भी नहीं है। बट मैं आपके दूसरे टॉपिक्स को कवर करूँगा और हिस्टोरिकल टॉपिक्स को कवर करूँगा विद प्रूफ। ठीक है, विद दिस थॉट आप सबका दिन बहुत अच्छा रहे और थोड़ा ध्यान रखिए अपनी सेहत का, क्योंकि सब ज़्यादा सर्दी खांसी वगैरह सब जगह चल रही है। बाकी मैं तो हमेशा आते ही रहता हूँ। तो विद दिस थॉट बाय बाय।